हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को मैं यूपी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट में ऑर्डर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही थी। इसकी क्लासेस आप लोग की हो चुकी हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट जो है आपके कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए थे, आगे भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स आप लोग के आते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the basis of appointment of expenses are correct with respect to departmental accounts? विभागीय लेखों के संबंध में व्यय के विभाजन पर कौन सा आधार सही है? Lighting expenses written on the basis of the number of height points. बिजली व्यय को बिजली बिंदुओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। Canteen subsidy is appropriated on the basis of number of workers. कैंटीन सब्सिडी को श्रमिकों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन सेल्स रेशियो। बिक्री और विक्रय व्यय को बिक्री अनुपात के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर जो व्यय का आधार इनका दे रखा है कि जो व्यय का विभाजन किया जाता है, जिस बेसिस पे किया जाता है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एक कोड के चुनना है कि तीनों सही है या कोई 2 सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि करके पहला पॉइंट दे रखा है। इस पहले पॉइंट में जो लाइटनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली व्यय होते हैं, वो किस आधार पे होते हैं? बिजली बिंदुओं की संख्या यानी जितने यूनिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। करेक्ट है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कैंटीन सब्सिडी जो कैंटीन सब्सिडी होती है वो श्रमिकों की संख्या के आधार पर होती है, ये भी करेक्ट है। और जो तीसरा पॉइंट कहा है कि बिक्री और वितरण व्यय को बिक्री अनुपात के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। यानी कि ये तीनों ही जो पॉइंट्स दे रखे हैं वहां पर जो व्यय के विभाजन का आधार है वो करेक्ट होगा। तो तीनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? जो डी ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके हैं दे रखे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू डैश ऑफ कॉस्ट इन ब्रांच अकाउंटिंग। बिक्री मूल्य पर 25% का लाभ मार्जिन शाखा लेखांकन में लागत पर डैश लाभ के समतुल्य होता है। 20%, 33/1/3%, 30%, 25%। ये क्वेश्चन मैंने हर जगह देखा है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे अकाउंटिंग का हो, चाहे ऑडिटर का हो। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो इसको तो याद कर लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है करिए। लेकिन ये क्वेश्चन तो 100% आता है हर एग्जाम में, मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी। यहाँ पर बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो किसके पर दे रखा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट किसका दे रखा है? सेलिंग प्राइस का दे रखा है, बिक्री मूल्य पर दे रखा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि अगर लागत पर होगा तो कितने परसेंट बनेगा जा करके। कभी कभी लागत पर दे देता है, बिक्री मूल्य पर पूछ लेता है। इतना ही चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए जैसे कि एक चीज आपको पता होगी, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल अगर हम 100 मान लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए कि जो सेल है हमारी 100 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा था? प्रॉफिट को शॉर्ट में पीटी लिख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर कितना दे रखा था? हमारा 25 दे रखा था। तो अब यहाँ पर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? तो हमको पता है कि जब हम सेल में से प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? कॉस्ट निकल के आती है। तो सेल हमारी 100 है और प्रॉफिट हमारा 25 है। लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो सेल हमारी कितनी हो गई? 75 निकल के आ गई। परसेंटेज में आई है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज में 75% हो गई। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको क्या निकालना है? लाभ जो है वो लागत पे निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? 25 दे रखा है आपके क्वेश्चन में, परसेंट में ही। अपॉन में क्या हो जाएगा? लागत, लागत कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम हो गया। अब आप अगर 100/3 करेंगे तो कितना आता है? सॉल्व करने पर करते रहिएगा आगे, चाहे जितने आगे तक तो आएगा इतना ही आपका 33 1/3%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या बस ध्यान में रखना था आपको, जो नीचे ये अमाउंट रखना है वो कितना हो जाएगा? 75 रखा जाएगा, क्योंकि हम इसमें से जो सेल है प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 33/1/3%। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Provision for bad and doubtful debts is created in anticipation of bad debts on the basis of। डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए आयोजन डूबत ऋणों की प्रत्याशा में सृजित किए जाते हैं। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट पूर्वता की अवधारणा के आधार पर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पूर्व प्रकटीकरण के आधार पर, या फिर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट उद्योग व्यवहार की अवधारणा के आधार पर। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। वहीं से ये क्वेश्चन है कि जो डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए जो आयोजन किया जाता है, प्रोविजन किया जाता है, तो वो किस अवधारणा के अंतर्गत किया जाता है। तो एक अवधारणा थी जिसमें कि लाभ की प्रत्याशा न करें लेकिन भविष्य की हानियों के लिए प्रावधान जरूर कर ले। एक ये टैगलाइन थी उस अवधारणा की, वो कौन सी अवधारणा है तो आपको याद होगा वो कौन सी अवधारणा थी, वो हो जाएगी रूढ़िवादिता की अवधारणा, कन्वर्सेशन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चालू व्यवसाय की क्या बताती है कि जो बिजनेस है हमारा इनफिनिट टाइम तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। और जो फुल डिस्क्लोजर है वो तो ये बता रही है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो भी स्थिति उसको पूरी तरह से क्लियरली प्रकट कर देना चाहिए, सही सही सारी बातों को हमारे उसमें दिखा देना चाहिए। आवश्यकता होने पर जो संभावित दायित्व वगैरह है उनको नीचे बैलेंस शीट में नोट के तौर पर भी दिखा देना चाहिए, जिससे कि सही स्थिति पूरी तरह से प्रकट हो सके। और ये जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है इसमें आप कैसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो भविष्य के आयोजन कर रहे हैं तो इसमें सिक्योर रिजर्व को बनाने की, गुप्त संचय को बनाने की भी बात कही गई है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन पुनिगत व्यय है, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, परचेज ऑफ न्यू मशीन, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर पूर्वगत बीमा, आदत बीमा, नई मशीन का क्रय, प्रोफिट सभी। तो आपको पता ही होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म की जो हम एसेट्स लेते हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी एसेट्स दे रखी हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होंगी, तो पूर्वगत बीमा या फिर आदत बीमा ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा आपका, लेकिन जो परचेज ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन का हमने क्रय किया है वो मशीनरी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी चलती रहेगी, तो वही हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। ह्रास निवेश कोष को बेचने का लाभ या हानि को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट या फिर क्रेडिट। आपको क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एक ह्रास निवेश कोष बनाया गया था उसको जब सेल किया गया है, उसको बेचा गया है, तो उससे जो प्रॉफिट है या फिर लॉस हुआ होगा उसको कहाँ पर हम स्थानांतरित करते हैं, किस अकाउंट में स्थानांतरित करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें कहाँ स्थानांतरित करते हैं, उसे डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो होता है, ह्रास कोष खाता जो होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। और ये आपकी एक तरह की पद्धति होती है कि जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है उसमें जो भी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो हम बनाते हैं, डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको हम निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद उसको हम एक दिन जब सेल करते हैं, जब हमारी एसेट पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो उसको सेल किया जाता है। उससे जो हमारा जितनी एसेट की वैल्यू है उससे एक्सेस जो निकल करके आया है, अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम है तो लॉस हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज डैश। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान है। अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, लाभ के विरुद्ध भार, एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का विनियोग, सब्स्टिट्यूशन फॉर द रिपेयर्स, मरम्मत के लिए एक स्थानापन्न, राइटिंग ऑफ लॉसेस, घाटे को बही खाते में डालना। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, वो क्या है। तो जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एक लाभ के विरुद्ध भार कितना होता है। तो ये क्यों होता है लाभ के विरुद्ध भार, इसलिए होता है कि एक फर्म है उसको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस उसको करने ही पड़ते हैं, या कुछ एक्सपेंडिचर या कुछ खर्चों का भुगतान उसको करना ही पड़ता है। तो वहाँ पर ह्रास का आयोजन करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उसके लिए, जिसको कि वो जब लेखे रखे जाते हैं, अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रावधान किया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसे चिट्ठे में भी, आर्थिक चिट्ठे में जो होता है वहाँ पर भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो एसेट होती है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जो प्रावधान है वो क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ह्रासमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना निम्नलिखित पर की जाती है। स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, नन ऑफ दीज। इन क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुकी हूँ। जो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है
वहाँ पर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किस वैल्यू पर किया जाता है, तो उसे बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुक वैल्यू होती क्या है कि जिस वर्ष जो डिप्रिसिएशन आया है उसको जो एसेट की वैल्यू होती है उसमें से लेस कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर जो आएगा डिप्रिसिएशन उसमें से फिर संपत्ति के मूल्य में से लेस कर दिया जाएगा, और जो उसके बाद वो बचती है संपत्ति उसको हम दिखाते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The statement prepared determine the profit or loss made by a business is called dash. एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन डैश कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी व्यवसाय में या जो भी बिजनेस है उसके लिए एक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है इसको दर्शाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है वह विवरण क्या कहलाता है। स्थिति विवरण के नाम से जानते हैं, परिचालन विवरण, लाभ या हानि विवरण, या फिर उपरोक्त सभी के नाम से जाने जाते हैं। सभी के अकॉर्डिंग बनता है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो हानि और लाभ की बात की जा रही है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनता है, उससे पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में आपने इंसॉल्वेंसी अकाउंट में पढ़ा होगा। स्थिति विवरण बनाया जाता है वहां पर कि क्या संपत्तियां रह गई हैं, कितना किसको देना है, कौन से पोटेंशियल है, कौन से किस सूची में किस लिस्ट में आ रहे हैं, तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किया जाता है। लेकिन जो है प्रॉफिट और लॉस बनाने निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नॉट पोस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। रोकड़ बही का डिस्काउंट कॉलम पोस्ट नहीं किया गया है जो उसकी त्रुटि का एक उदाहरण है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो है रोकड़ बही जो है, जो आपकी कैश बुक है, वहां पर डिस्काउंट कॉलम में कोई भी चीज जो है जो पोस्ट नहीं की गई, डिस्काउंट था किसी तरह का जो नहीं दिखाया गया है, तो वो किस तरह की त्रुटि है। तो उन्होंने माना है कि वो चूक की त्रुटि का उदाहरण है। ये करेक्ट है या नहीं आपको बताना है। फुल ओमिशन डजंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, पूर्ण चूक ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है। जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो आप लोग के पेपर में भी एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वहां पर अगर कभी नहीं समझ में आए और आपका पेपर हो रहा है उस तरह से, तो एक बार उसे चेंज करके देख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो वहां पर काफी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है जिसमें समझ में नहीं आता। इंग्लिश में ज्यादा इजी रहता है हिंदी से, तो उसको भी एक बार पढ़ लिया करिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। उसका नेक्स्ट है एन एरर इन रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ द सेल्स डे बुक विल नॉट अफेक्ट द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स। बिक्री दाने की गलत कॉस्टिंग में त्रुटि देनदारों के व्यक्तिगत खाते को प्रभावित नहीं करेगी। यानी कि जो एक सेल्स डे बुक बनाई जाती है वहां पर अगर गलत कॉस्टिंग कर दी गई है तो वहां पर जो त्रुटि देनदारों की जो त्रुटि होगी व्यक्तिगत खाते को जो उनका पर्सनल अकाउंट है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। एरर ऑफ कमीशन परमिट्स द ट्रायल बैलेंस और टू एग्री, कमीशन की त्रुटि ट्रायल बैलेंस को सहमत होने की अनुमति देती है। यानी कि अगर इस तरह की एरर ऑफ कमीशन है तो वहां पर ट्रायल बैलेंस आपके दोनों साइड मैच कर जाएंगे, वहां पर कोई भी किसी भी तरह का मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो पहला पॉइंट तो कह रहा है कि पोस्ट करना रह गया, तो क्या है वो चूक की त्रुटि हो जाएगी, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि फुल ओमिशन डजंट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, अगर पूर्ण चूक ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं करेगी, यानी कि स्टार्टिंग से ही कोई अकाउंट में दिखाया ही नहीं गया है, लिखना भूल गए हैं, तो जब उस जर्नल में ही एंट्री नहीं करी है तो ट्रायल बैलेंस तक बात ही नहीं आएगी, तो वो भी इफेक्ट नहीं करेगी, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि अगर डे बुक जो आपने सेल्स है, सेल्स की डे बुक है, विल नॉट अफेक्ट द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर, तो जो डे बुक बनाई जाती है उसमें रॉन्ग कॉस्टिंग कर दी गई है तो पर्सनल अकाउंट डेटर का प्रभावित नहीं होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो डी ऑप्शन कह रहा है कि कमीशन की त्रुटि जो होती है ट्रायल बैलेंस को सहमत होने की अनुमति देती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर एरर ऑफ कमीशन किसी भी तरह का हुआ है तो वहां पर उसमें जो ट्रायल बैलेंस है आपका मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन होता है क्या है, जो लेखी की शुद्धियां होती हैं, तो जैसे कि आपने टोटल करने में गलती कर दी है तो वहां पर किसी भी तरह की गलती हो गई है तो उसकी वजह से भी आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो मैच नहीं करेगा। या फिर आपने अगर जो पोस्टिंग करी है वहां पर गलती कर दी है कि गलत अकाउंट पोस्ट कर दिया, तो वहां पर भी आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वो मैच नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A sum of ₹2,000 withdrawn by the proprietor for personal use
was debited to the traveling expenses account. What is the rectification journal entry? निजी इस्तेमाल के लिए या निजी उपयोग के लिए मालिक द्वारा निकाले गए 2000 रुपए की राशि को यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया था। संशोधन जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ₹2000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹2000। यहाँ पर एंट्रीज दे रखी है, आपको बताना है कि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे जो थे वो 2000 रुपये निकाल लिए थे, लेकिन उसको कहाँ दिखा दिया गया है? उसको जो यात्रा व्यय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे उसमें डेबिट कर दिया गया है। तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि जो संशोधित करके एक जर्नल एंट्री की जाएगी वो जर्नल एंट्री कौन सी होगी। तो यहाँ पर वो जर्नल एंट्री जो आपकी करेक्ट होने के बाद होकर के आएगी वो हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि जो उसने निकाला था अपने उपयोग के लिए, चाहे वो कैश निकाले या फिर कोई गुड्स निकाले, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। तो वहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने किसमें डेबिट कर दिया था? यात्रा व्यय खाते में, तो यात्रा व्यय खाता क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सही एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹2000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ₹2000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An item of ₹7,650 has been debited to a personal account at ₹6,750. It is dash। यहाँ पर 7,650 रुपये का कोई आइटम था जो कि व्यक्तिगत खाते में 6,750 रुपये के रूप में डेबिट किया गया है। तो ये किस प्रकार की त्रुटि? ये पूछ रहा है। कितना लिखना था? 7,650। वहाँ पर क्या हुआ? जो 6 और 7 थे वो आगे पीछे हो गया, लेकिन वो आगे पीछे से कितने अमाउंट का फर्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा का। तो वहाँ पर कि ये किस प्रकार की त्रुटि है ये आपसे पूछ रहा है। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन एरर ऑफ कमीशन, एन एरर ऑफ कमीशन, या फिर ये कोई त्रुटि ही नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे गलत है, त्रुटि तो की गई है, लेकिन अब वो कौन सी त्रुटि है? तो लेखे की अशुद्धि है। तो मैंने आपको बताया था जो कमीशन होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? जो लेखे की त्रुटि होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने में ही तो गलती हुई है, तो वो लेखे की त्रुटि है। यहाँ पर कोई गलत व्यक्तिगत खाते में करना था, कोई अलग खाते में तो कर नहीं दिया, रियल अकाउंट में नहीं कर दिया, नॉमिनल में नहीं कर दिया, तो प्रिंसिपल है ही नहीं यहाँ पर। तो ना ही ये चूक है कोई, ये इनकी लिखने में गलती हुई है, लेखे की अशुद्धि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹100 पेड एज सैलरी टू कैशियर धवल वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन एंड एंट्री? Next question is ₹100 paid as salary to cashier Dhaval was debited to his personal account. What will be the classification entry? कैशियर धवल को वेतन के रूप में दिए गए 100 रुपये उनके निजी खाते से डेबिट कर दिए गए थे। सुधारात्मक प्रविष्टि क्या होगी? यानी कि उनको जो सैलरी दी गई थी 100 रुपये की, वो उनके निजी खाते से डेबिट कर दी गई है, यानी पर्सनल अकाउंट से डेबिट कर दी गई है। तो वहाँ पर सुधार की एंट्री करनी है, तो आपको बताना है क्या एंट्री होगी। धवल अकाउंट डेबिट ₹100 टू सैलरी अकाउंट ₹100। यहाँ पर कई एक एंट्रीज दे रखी है, आपको करेक्ट बतानी है। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट से करनी थी, इनके पर्सनल अकाउंट से कर दी गई है, तो कौन सा करेक्ट होगी एंट्री? इसमें तो हम करेक्ट एंट्री की बात करें तो क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू ₹100 टू धवल अकाउंट ₹100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम जनरली डैश लेजर आर प्रिपेयर्ड। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में आमतौर पर डैश लेजर तैयार किए जाते हैं 5, 9, 7, 3। यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लेजर तैयार किए जाते हैं। तो इसमें मेनली 3 लेजर तैयार किए जाते हैं। वो तीनों लेजर कौन कौन से होते हैं? एक आपका डेटर लेजर होता है, दूसरा केटर लेजर होता है और तीसरा जर्नल लेजर होता है। ये 3 तरह के लेजर इसमें तैयार किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों को याद भी रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि कौन तरह के, तो आपका ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, एंड बी बोथ करके भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा तीनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ बैलेंस सिस्टम? स्वसंतुलन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई एरर एंड टू फैसिलिटेट देयर क्विक डिटेक्शन विथ मिनिमम एफर्ट। त्रुटियों की पहचान करने और न्यूनतम प्रयासों के साथ अपने त्वरित पहचान की सुविधा के लिए। टू रिड्यूस द वर्कलोड, कार्यभार को कम करने के लिए। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। टू प्रोवाइड बेटर एक्सपीरियंस, बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है जो स्वसंतुलन प्रणाली होती है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसमें क्या रहता है कि जो भी आपको तीनों भी मैंने अलग लेजर बताए थे, तो उन तीनों लेजर का ट्रायल बैलेंस भी बना लिया जाता है, जिससे कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो वहीं पर पकड़ जाती है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही इसके बारे में कि इनका अपना वो बना लेते हैं, जिससे कि किसी तरह की गलती या त्रुटि होती है तो पकड़ में आ जाती है। तो मेन का क्या हो जाएगा? त्रुटियों की पहचान करने और न्यूनतम प्रयासों के साथ अपने त्वरित पहचान की सुविधा के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The expenses on the debit side of trading account is called।
व्यापारिक खाता के नापावती व्ययों को कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस स्थापना व्यय, परचेजिंग एक्सपेंसेस क्रय संबंधी व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उत्पादक व्यय या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस विक्रय व्यय। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसमें जो डेबिट साइड होता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उससे क्या निकल गया, सबसे पहले हम ये सोचते हैं इससे क्या निकलता है हमारा, उससे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। ऐसे निकालते हैं, एक साइड आपके जो डेबिट साइड होता है वहां पर सारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो क्रेडिट साइड होता है वहां पर सेल्स या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दे रखा होता है। ओपनिंग स्टॉक किधर होगा, डेबिट साइड में होता है। तो यहाँ पर कौन किस तरह के व्यय होते हैं, जो आपके डायरेक्टली जुड़े होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उन सारी चीजों को रखा जाता है डेबिट साइड में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है तो कौन से हो जाएंगे, क्रय संबंधी व्यय, परचेजिंग एक्सपेंसेस उसे कहेंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expenses is not considered in calculating the gross profit of a manufacturing concern? एक विनिर्माण प्रतिष्ठान के सकल लाभ की गणना में निम्नलिखित में से किस व्यय पर विचार नहीं किया जाता है? रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, फॉरेन इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, फूड एंड पावर कंज्यूम। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है तो कौन सा एक्सपेंसेस होते हैं उसमें शामिल नहीं किए जाते। अब जैसे कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, कुछ इसी तरह आपका मैन्युफैक्चरिंग वो भी बनता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है सकल लाभ की गणना में ग्रॉस प्रॉफिट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट में किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं उत्पादन से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चर से। तो यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं, तो यहाँ पर पूछा है विचार नहीं किया जाता, तो कौन से शामिल नहीं किए जाएंगे ये आपको बताना है। कौन से ऐसे हैं जिसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, तो फ्राइट इनवर्ड जो होता है माल ढुलाई, आंतरिक माल ढुलाई जो होती है उसको तो शामिल किया जाता है, लेकिन जो फ्राइट आउटवर्ड होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब है कि जो आवक होती है माल ढुलाई, जैसे कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, लाया जा रहा है, फ्राइट इनवर्ड है, उसको शामिल करते हैं। लेकिन जो फ्राइट कैरेज आउटवर्ड होते हैं, जो सामान कंप्लीट होने के बाद, पैक होने के बाद बाहर भेजा जाता है सेल करने के लिए, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। जो कैरेज आउटवर्ड है उसको हम शामिल नहीं करते, चाहे वो ट्रेडिंग बनाइए चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाइए, दोनों में इसको शामिल नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट शोन इन 3 कॉलम कैश बुक? इनमें से कौन सा व्यवहार त्रिस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में दर्ज नहीं होगा? परचेज मेड बाय डेबिट कार्ड, रिसीव्ड एडवांस कमीशन, रिसीव्ड चेक, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 कॉलम की कैश बुक बनती है तो इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो उसमें शामिल नहीं की जाती है या दिखाई नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो 3 कॉलम की आपकी बनती है, तो 3 कॉलम कौन से होते हैं, जो आपका कैश का होता है, बैंक का होता है और तीसरा हो जाता है डिस्काउंट का। तो उस कॉलम में आपके पहला पॉइंट भी दिखाया जाएगा, दूसरा भी दिखाया जाता है और तीसरा भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ट्रिक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें तीनों ही दिखाए जाएंगे, जो कैश बुक बनाई जाएगी उसमें। तो एक आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू टेम्परेरी अकाउंट्स इंक्लूड? अस्थायी खातों में क्या शामिल है? एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड अकाउंट, रेवेन्यू, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या शामिल होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अस्थायी खाते जो होते हैं उनमें एक्सपेंसेस भी आते हैं, डिविडेंड पेड अकाउंट्स भी आता है और रेवेन्यू भी आता है। ये तीनों ही चीजें शामिल की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ही विकल्प सही हैं, सभी को जो अस्थायी खाते होते हैं शामिल किया जाए। अब ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होते हैं ये टेम्परेरी अकाउंट्स। तो आप में से बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, तो कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस को कमेंट किया करिए और लाइक किया करिए, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंसेज है, तलपट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, सभी खातों के शेषों की सूची। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता ही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए जितने भी रखे जाते हैं अकाउंट, उनके बैलेंस को कोई लेकर के बनाया ही जाता है। वेजेस ओएंगे, देय मजदूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि देय मजदूरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही तरह का अकाउंट है। तो जो आपकी देय मजदूरी होती है वो किस तरह का अकाउंट होती है, देय मजदूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक किया गया है देय मजदूरी। अगर यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपको पता होता पर्सनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर देय मजदूरी है, यानी कि अभी चुकाई नहीं गई, पेमेंट नहीं करी गई है, दी जाएगी, तो आदत है।
अलग है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर सिर्फ वेजेस होता कौन सा अकाउंट होता, नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन वेजेस वहीं दे रखा है, दे मजदूरी है, तो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा और सीधे सीधे आप लगा देंगे इसमें नॉमिनल अकाउंट, आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट डील्स। वार्षिक खाते के डेबिट और क्रेडिट के नियम है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाले को ऋण और देने वाले को धनी। डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट। डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर जो रियल अकाउंट होता है उसके क्या रूल है आपको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट आप सब लोग जितने लोग भी वीडियो को देखें करना जरूर है आपको इसका कमेंट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स द इनिशियल अमाउंट द ओनर आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूटेड। डैश प्रारंभिक राशि इंगित करती है जो व्यवसाय के स्वामी या मालिकों ने योगदान दिया है। कैपिटल, प्रॉफिट, एसेट, रिजर्व। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या चीज दिखाती है या दर्शाती है कि जो व्यवसाय के स्वामी हैं, ओनर हैं या फिर मालिक हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, तो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट रॉयल्टी बेस्ड ऑन डैश। कॉपीराइट अधिकार शुल्क डैश पर आधारित है। सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, बोथ ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों का यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कॉपीराइट अधिकार शुल्क होगा वो सेल्स पर बेस्ड होता है कि जितनी बिक्री होगी उसी के एक निश्चित प्रतिशत के तौर पर कॉपीराइट जो शुल्क होता है वो देना होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।